नमस्कार साथियों, यह है एग्जाम वर्ल्ड और मैं हूं सोनू त्यागी। और आज 5 अक्टूबर है। आज से लगभग एक साल पहले 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने एक बहुत ही घातक हमला इजराइल के ऊपर किया था, जिसके जवाब में पिछले एक साल से लगातार इजराइल पैलेस्टीन के अंदर एक तरीके से हाहाकार मचा रहा है और 41,000 से ज्यादा लोगों की आज तक जान जा चुकी है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और पूरी 2.3 मिलियन पॉपुलेशन जो है गाजा पट्टी की, वो एक तरीके से विस्थापित हो चुकी है। यह युद्ध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरीके के हालात पिछले एक साल में बिगड़े हैं, जिस तरीके के हालात पहले पैलेस्टीन के बिगड़े थे, उसके बाद अब ये युद्ध जिस तरीके से लेबनान में फैल रहा है और अब जिस तरीके की खबरें आपको देखने को टीवी पे लगातार मिल रही होंगी और न्यूज़ में आ रहा है, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हो सकता है, यमन के साथ हौतीज के साथ युद्ध चल रहा है, तो पूरा का पूरा मिडल ईस्ट या जिसको हम वेस्ट एशिया के नाम से जानते हैं, वहां पर पूरा एक तरीके से डिस्टर्बेंस वाला माहौल है। और कुछ बाहरी एक्टर्स जो है, जो उस एरिया के नहीं भी हैं, वो भी वहां पर एक बहुत ही दमदार रोल निभा रहे हैं। जैसे कि इजराइल की मदद करने के लिए बैक चैनल कंप्लीट एब्सोल्यूट सपोर्ट एक तरीके से अमेरिका दिखा रहा है और लंबे समय से साथ दे भी रहा है, जिसके दम पर इजराइल पूरे उस एरिया के अंदर अपना दबदबा बना पा रहा है और उसने पूरे लंबे टाइम से वो दबदबा बना करके रखा हुआ है। आज की इस वीडियो में मैं अभी करंट के हालात तो नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इसकी तो आपको बोल बाय डे की कमेंट्री लगभग लगातार मिलती ही जा रही है। इस वीडियो में मैं यहां पर बात करने वाला हूं कि इजराइल का जन्म कैसे हुआ, वो हालात क्या थे शुरुआत से लेकर अब तक की कहानी, क्यों इजराइल इन आसपास के लगभग सभी देशों की आंख में खटकता है, क्यों इजराइल को अमेरिका का और वेस्टर्न कंट्रीज का इतना ब्लाइंड सपोर्ट मिलता है, क्यों लगातार पूरा मिडल ईस्ट डिस्टर्ब रहता है। इस सब के बारे में मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी आपको यहां पर बताऊंगा और अगर आपका सपोर्ट अच्छा मिला तो इस तरीके की और भी वीडियोस फिर मैं आपके लिए आने वाले टाइम में बनाने वाला हूं। अभी जिस तरीके के हालात हैं कि किसी भी वक्त इजराइल का एक जवाबी हमला ईरान के ऊपर हो सकता है, तो उसके बारे में भी जैसे ही वो कोई खबर आएगी, क्योंकि होगा तो जरूर कि इस तरीके की उन्होंने अपने अपने रिटेलिएटरी प्रोमिसेस, बदला लेने वाले प्रोमिसेस किए हुए हैं, तो कोई ना कोई तो खबर पक्का आएगी जल्दी ही। तो होप कि सब कुछ ठीक ठाक रहे, ज्यादा कुछ ना हो, लेकिन फिर भी अभी के लिए मैं आपको इतिहास पर लेकर के चलता हूं कि इजराइल का ये जो देश है, ये इतने सारे अरब कंट्रीज के बीच में पैदा ही कैसे हुआ, इसका जन्म कैसे हुआ। मॉडर्न हिस्ट्री की जब शुरुआत मानी जाती है, वहां पर मैं आपको लेकर के चलता हूं 1750 का टाइम, और उसके बाद से यूरोपियन देशों के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई एक तरीके से, और पूरी 18वीं शताब्दी का सेकेंड हाफ और 19वीं शताब्दी में यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन चला। इंडस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज, इन सब की एक अच्छी ग्रोथ हुई, एक्सपीरियंस की, वहां पर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आनी शुरू हुई। और हम सब जानते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ क्या, जो बहुत सारी कॉलोनीज उन्होंने वहां पर यूरोप में ब्रिटेन ने, फ्रांस ने जो कॉलोनीज बनाई हुई थी एशिया में और अफ्रीका में, वहां से बहुत सारी लूटपाट तो की ही थी। हम तो उसके परफेक्ट एग्जांपल हैं ही अपने आप में, जितना ब्रिटेन ने हमें लूटा था। लेकिन इस चीज को और आगे समझते हैं कि इसका वर्ल्ड वाइड और क्या होराइजन था। तो 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते, मैं 1890s और 1895-96 की बात कर रहा हूं, पूरे यूरोप में एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की तो वेव चल ही रही थी, साथ साथ एक और वेव चल रही थी नेशनलिज्म की। नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद मतलब अपने राष्ट्र से बहुत ज्यादा प्रेम होना। ये सारी धारणाएं चल रही हैं 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते। और इस राष्ट्रवाद का एक सिंपल सा मतलब यह था कि जो लोग ब्रिटेन के थे वो कह रहे थे कि ब्रिटेन हमारा देश है, ब्रिटेन हमारे लिए है, बाहरी ताकतों को यहां पर नहीं होना चाहिए। फ्रांस वाले भी यही कह रहे थे कि फ्रांस हमारा देश है, बाहरी ताकतों को यहां पर नहीं होना चाहिए। तो जर्मनी भी यही कह रहा था कि जर्मनी जो देश है वो जर्मन्स के लिए होना चाहिए, बाहरी लोगों को यहां पर नहीं होना चाहिए। और ये नेशनलिज्म की भावना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज में नहीं थी, ये बाकी जगह पर भी थी। और इसी का एक रूप देखने को मिलता है कि 19वीं शताब्दी के अंत में या 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यही नेशनलिज्म की भावनाएं अफ्रीकन और एशियन देशों में भी आई। और उसका डायरेक्ट वो ये था कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में भी वो नेशनलिज्म वाली भावना आई और यहां पर हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा। और हमने फिर इवेंचुअली 1947 में हमने आजादी भी प्राप्त की। लेकिन फिर से वहीं पर लेकर के चलते हैं कि यूरोप में जब ये भावना चल रही थी, राष्ट्रीयता की, नेशनलिज्म की पूरी एक वेव चल रही थी, ब्रिटिश बोल रहे थे ब्रिटेन हमारा है, फ्रेंच बोल रहे थे फ्रेंच हमारा है, जर्मन कह रहे हैं जर्मनी हमारा है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है बहुत ज्यादा। और इस इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक बहुत बड़ा योगदान देने वाला एक समूह था, एक धर्म के लोग थे, ज्यूज, यहूदियों का बहुत बड़ा योगदान था इस पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन में, यूरोप में भी और अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी। यहूदियों के बारे में एक बात कही जाती है कि यहूदी बहुत मेहनती लोग होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, और अपने जहां पर भी जाते हैं वहां पर बहुत जल्दी अपने हार्डवर्क के दम पर, अपने इंटेलिजेंस के दम पर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हासिल कर लेते हैं। और कई बार इसी
बहुत ज्यादा इनकी काबिलियत के कारण इनका परसिक्यूशन भी बहुत ज्यादा जगहों पर हुआ है और ऐतिहासिक तौर पर ऐसा बहुत जगहों पर हुआ है। अगर हम प्राचीन टाइम पर भी जाएं तब भी बहुत बार हुआ है कि जहां पर इन्होंने ये किसी जगह पर गए और इन्होंने वहां पर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी समृद्धि हासिल कर ली, तो वहां के जो पुराने लोकल अमीर लोग और राजा हुआ करते थे वो इनसे एक तरीके से ईर्ष्या करने लगते थे कि ये लोग अब अमीर होते जा रहे हैं, कहीं हमारी पावर को ओवरथ्रो ना कर दे और कहीं हमें सत्ता से ना हटा करके हमारी पावर को ना हथिया ले। इसलिए इनका परसिक्यूशन भी दुनिया भर में बहुत लंबे टाइम तक बहुत जगहों पर हुआ है। तो ये बात जब पूरे यूरोप में 19वीं शताब्दी के अंत में चल रही थी नेशनलिज्म की और इंडस्ट्रियलाइजेशन की, और उस इंडस्ट्रियलाइजेशन को फ्यूल कर रहे थे यहूदी बहुत हद तक, तो वहां पर यहूदियों के मन में आया कि ब्रिटेन तो ब्रिटिश का हो गया, फ्रांस तो फ्रेंच का हो गया, जर्मनी तो जर्मन का हो गया, अमेरिका तो अमेरिकन का हो गया, तो हमारे लिए क्या है? क्या दुनिया का कोई भी कोना ऐसा है जहां पर यहूदी ज्यूज जाकर के उस देश को अपना कह सके? तो वहां पर उन्हें एक वॉइड नजर आया कि हमारे लिए तो कोई भी ऐसा देश नहीं है। तो वहां पर डिस्कशंस हुए और वहीं पर उस डिस्कशंस में एक मीटिंग हुई 1896 में। स्विट्जरलैंड का एक शहर है बासेल, वहां पर यह मीटिंग हुई। एक बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल जीव व्यक्ति थे थियोडर हर्जल, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली थे। उन्होंने और बहुत ज्यादा अमीर और बड़े बड़े ज्यादा इन्फ्लुएंस रखने वाले यहूदियों को बुलाया और उनसे बात की कि भाई देखो, सब लोगों के अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना आती जा रही है और ऐसा करके अगर ये चलता रहा तो आगे जाकर के हमें हर जगह से निकाल दिया जाएगा और हमारे पास रहने की दुनिया में कोई भी जगह नहीं होगी और हम हमेशा ऐसे ही बेघर घूमते रहेंगे यहां से वहां। तो टाइम आ गया है कि हमें भी कोई जगह क्लेम करनी चाहिए, हमारे लिए भी कोई रहने का एक अपना देश होना चाहिए। तो सवाल उठा कि हमारे लिए जगह है कौन सी? तो वहां पर जवाब भी मिला कि हमारे लिए जगह है पैलेस्टीन, फिलिस्तीन या पैलेस्टाइन जिसको हम बोलते हैं, फिलिस्तीन हमारे लिए जगह है। वो बोले वो कैसे? तो वहां पर जवाब ये मिला कि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि इजराइल फिलिस्तीन के अंदर एक जगह है जिसको टेम्पल माउंट के नाम से जाना जाता है। ये टेम्पल माउंट यहूदियों का है और बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ भी है, हिब्रू बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो हमें वहां पर जाना होगा। तो वहां पर रहता कौन है? वहां पर रहते थे अरब्स, वो पूरा अरेबियन इलाका है, वहां पर हमेशा से ऐतिहासिक तौर पर वहां पर अरब्स ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पर जाएंगे कैसे? अरब जाने क्यों देंगे? तो थियोडर हर्जल ने 1896 में जो मीटिंग की थी वहां पर, उस मीटिंग में ये बोला गया, वहां पर ये बताया गया कि हम सबको धीरे धीरे करके फिलिस्तीन में जाना है और टेम्पल माउंट का ही दूसरा नाम था जायोन, ZION, जायोन उस जगह का नाम था कि हमें जायोन तक पहुंचना है और कैसे भी करके वहां पर और उसके आसपास की जगह को अपना बनाना है। और ये मूवमेंट की शुरुआत 1896 से थियोडर हर्जल ने स्विट्जरलैंड के बासेल शहर से की और इसको एक नाम दिया गया इस मूवमेंट को जायोनिज्म, जायोनिस्ट और जायोनिज्म, इसको एक नाम दिया गया वहां से। तो शुरुआत हुई, तो शुरुआत में यह कहा गया कि जितने भी दुनिया भर के अमीर, इन्फ्लुएंशियल, पावरफुल यहूदी हैं वो जायोन मतलब टेम्पल माउंट जो कि फिलिस्तीन का एरिया है उसके आसपास, उस वहां तक जाकर के उसके आसपास की जमीनें खरीदनी शुरू करेंगे अरब लोगों से। अरब लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है तो आप वहां जाकर के अगर उनकी जमीनों को मुंह मांगे दामों पर खरीदोगे तो वो आपको बेच देंगे। ये काम आप करना शुरू कीजिए। ऐसा ही अपनाया गया, ऐसा ही माना गया और धीरे धीरे करके यहूदियों ने वहां पर जाना शुरू कर दिया और अगले 15, 20, 30 साल तक ये एक्टिविटी चलती है। और जब तक वहां के लोकल अरब्स को ये बात समझ में आई तब तक तो एक बहुत बड़ा एरिया यहूदियों ने वहां पर जाकर के खरीद लिया था। धीरे धीरे करके टाइम आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का 1913, 1914, 15, 16, 17, 18, तब तक ये बात आई और तब तक वहां के अरब्स को ये दिक्कत होने लगी कि भाई ये तो यहां पर जमीन क्यों खरीदते जा रहे हैं। और इसी बीच अब मैं आपको एक और कड़ी से जोड़ करके कहानी बताता हूं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है और सेकंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा है सॉरी नॉट सेकंड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ब्रिटेन और फ्रांस एक साथ लड़ रहे थे, जर्मनी से लड़ रहे थे। लेकिन सिर्फ जर्मनी से नहीं लड़ रहे थे, एक और साम्राज्य था जिससे उनकी लड़ाई चल रही थी, साम्राज्य था ओटोमन साम्राज्य। ये ओटोमन से भी लड़ रहे थे। ओटोमन साम्राज्य का बाद में विघटन हो गया और तुर्की बन गया था वहां से निकल करके, लेकिन हम तुर्की पे बाद में आएंगे। लेकिन हम ओटोमन की बात करते हैं। ओटोमन साम्राज्य के अंदर आजकल के मिडल ईस्ट के या गल्फ जिनको हम बोलते हैं वहां के मैक्सिमम जो देश है वो सब ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा थे। सऊदी अरब का भी एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था पहले। तो फ्रांस और ब्रिटेन को पता था कि ओटोमन साम्राज्य के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज कैसे हैं? जिसको हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं, तेल, गैस, इस सब के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो उन्हें यह था कि अगर इस वर्ल्ड वॉर में ओटोमन साम्राज्य जीत गया या अगर जर्मनी जीत गया, तो अगर जर्मनी जीत जाएगा तो ओटोमन साम्राज्य का जो तेल के और गैस के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर अधिकार एक तरीके से जर्मनी कर लेगा और जर्मनी का इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। और अगर जर्मनी का इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हमारी जो यहां पर जो हमारा वर्चस्व है यूरोप के अंदर वो घट जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था उसके चलते हुए ही उन्होंने बीच में 1916 में एक सीक्रेट एग्रीमेंट किया था जिसको साइक्स-पिकट एग्रीमेंट बोलते हैं 1916 का। वो उन्होंने एग्रीमेंट किया 1916 में और कहा कि जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होगा और जब ओटोमन साम्राज्य को हम हरा देंगे तो ओटोमन साम्राज्य के हम टुकड़े कर लेंगे और आपस में इसको बांट लेंगे
और फिर इसका जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए यूज करेंगे। ऐसा ही हुआ। 1918 तक आते आते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो इन्होंने उस साइक्स पिकक एग्रीमेंट को ध्यान में रखते हुए ओटोमन साम्राज्य को अपने उसमें बांट लिया, लेकिन बांटा ऐसे नहीं कि गुलाम नहीं बनाया, कोलोनाइज नहीं किया। कोलोनाइज अगर कर लेते तो कोलोनाइज अगर करते तो फिर 1918 का टाइम चल रहा है, जितने भी यूरोपियन देशों ने कॉलोनीज बना रखी थी उनके कॉलोनीज में पहले से ही एंटी कॉलोनियल जो आंदोलन है वो चल रहे थे। जैसे भारत भी अपनी आजादी के लिए लड़ ही रहा था उस टाइम पर, है ना, यहां पर भी आंदोलन चल ही रहे थे, बाकी जगह पर भी चल ही रहे थे। इसलिए अगर ये एक और कॉलोनी बनाते, इतनी बड़ी टेरिटरी को अपनी कॉलोनी बनाते, डायरेक्ट अधिकार अगर उसके ऊपर कर लेते, तो फिर ये बात फिर दुनिया में बहुत तेजी से एक और वेव उठ सकती थी और वहां पर फ्रांस और ब्रिटेन दोनों को बहुत ही ज्यादा बड़ा सेटबैक लग सकता था। इसलिए उन्होंने एक तरीका अपनाया। इन्होंने कहा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक दुनिया भर की एक बॉडी बनी थी लीग ऑफ नेशंस के नाम से, 1918 में एक बॉडी बनी थी। इन्होंने लीग ऑफ नेशंस के अंदर जाकर के कहा फ्रांस और ब्रिटेन ने कि भैया क्योंकि ओटोमन साम्राज्य इस युद्ध में हार गया है और ओटोमन साम्राज्य के पास बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं और ओटोमन साम्राज्य के अंदर इतना डेवलपमेंट नहीं है कि वो अपने इन नेचुरल रिसोर्सेज का और अपनी पॉपुलेशन का सही तरीके से ध्यान रख सके, क्योंकि जो जीता, देखो सिंपल सा रूल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जीता है उसकी चलेगी। तो इन्होंने वहां पर इस तरीके से कहा, उन्होंने कहा कि हम ओटोमन साम्राज्य के अंदर जो भी इलाके हैं उनको उनके रिसोर्सेज को यूज करने में उनकी मदद करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, संभालेंगे, है सब कुछ उनका, ये हम कंट्रोल नहीं कर रहे। इसको उन्होंने नाम दिया मैंडेट सिस्टम। लोगों ने कहा ठीक है, अब मना ही कौन करता, मना तो कोई कर नहीं सकता ना, यही तो जीते हैं, यही तो विक्टर्स हैं। तो बात मान ली गई, और जब ये बात मान ली गई तो फ्रांस ने अपने कंट्रोल में लेबनान और सीरिया का एरिया ले लिया और ब्रिटेन को मिला फिलिस्तीन और जॉर्डन और इराक का एरिया। इन सबका इतिहास अपना अलग अलग है, बाद में कभी डिस्कस करेंगे लेबनान में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ। लेकिन हम आते हैं फिलिस्तीन में, जहां पर हमारा मुद्दा चल रहा है। फिलिस्तीन का जब मैंडेट एक तरीके से ब्रिटेन को मिला और ये 1918 का टाइम है, तब तक आते आते यहूदियों ने वहां पर बहुत सारी जगह खरीद ली थी। वहां के अरब्स को अब ये बात पता चलनी शुरू हो गई थी कि भैया इन लोगों ने बहुत सारी जमीन हमसे ले लिया, हत्या ली है। तो इन लोगों ने जाके ब्रिटेन को शिकायत करनी शुरू करी कि भैया देखो इन्होंने हमारी जमीन ले ली है, खरीद ली और ये यहाँ पर कब्जा कर रहे हैं। तो ब्रिटेन ने डायरेक्टली इनसे पूछा, भाई वो यहाँ पर आकर के जमीन खरीद रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, तो तुम बेच क्यों रहे हो, तुम मत बेचो उनको। अब उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि बात तो सीधी है, वो खरीद रहे हैं, जबरदस्ती थोड़ी खरीद रहे हैं, उनके पास पैसा है, वो आपको बताते हैं, आकर के बताते हैं, आप बेच देते हो, मत बेचो। लेकिन उन्होंने कहा देखो अब तो जो हो गया, अब इनको रोकोगी और नहीं आए यहाँ पर। ब्रिटेन ने कहा चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। ब्रिटेन ने यहूदियों से बात की, लेकिन यहूदियों को ब्रिटेन कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ब्रिटेन को पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो चल रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो चल रहा है, उसमें तो बहुत बड़ा योगदान यहूदियों का है। यहूदियों की हमेशा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉबी रही है पूरे यूरोप में और अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर, आज भी है, आज भी है। और इसी कारण अमेरिका कभी इजराइल की किसी बात को मना नहीं कर सकता, करता भी नहीं है। खैर, तो जब ये बात गई ब्रिटेन के पास, तो ब्रिटेन ने कहा चलो देखते हैं क्या करते हैं, हम रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे यहूदियों के फिलिस्तीन में आने पर। तो इस बात से यहूदी नाराज हो गए। यहूदियों ने कहा कि आप कैसे हमारे वहां पर जाने पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, हम तो लीगली जा रहे हैं। तो ब्रिटेन ने कहा कि लीगली जाने पे आपको, आप क्योंकि वो टेरिटरी हमारे अंदर है और हम अरब्स को मना नहीं कर सकते, आप लीगली मत जाओ। मतलब ये बैक चैनल अप्रोचेस हैं कि आप लीगली मत जाओ, लेकिन आप इलीगली तो जा ही सकते हो ना। आप सीरिया के रास्ते से जा सकते हो, आप इराक के रास्ते से जा सकते हो, आप इजिप्ट के रास्ते से जा सकते हो, आप कहीं से भी जा सकते हो, आप इलीगली चले जाओ, आप लीगली मत जाओ, हमें तो रेस्ट्रिक्शंस लगानी है। ये सिचुएशन ऐसे ही चलती रही और ब्रिटेन कोई भी क्लियर यहां पर डिसीजन नहीं ले पाया, ना तो यहूदियों को रोक पाया और ना ही अरब्स को सांत्वना दे पाया, उनको सेटिस्फाई कर पाया किसी भी तरीके से। तो वो 1918 से लेकर के 1945 तक लगातार ये सिचुएशन चलती है और फिलिस्तीन के अंदर लगातार यहूदी धीरे धीरे करके जाते रहे। वहां पर एक सिविल वॉर चलती रही, वहां पर कत्लेआम होता रहा, वहां पर यहूदी और अरब्स एक साथ लगातार लड़ते रहे। सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में, लीग ऑफ नेशंस खत्म हुआ, यूनाइटेड नेशंस नाम की एक नई संस्था बनी। ब्रिटेन ने वहां पर जाकर के ये बात वहां पर जाकर के बोल दी यूएन के अंदर कि भैया देखो हमारे बस की नहीं है फिलिस्तीन का मुद्दा संभालना, फिलिस्तीन का मुद्दा आज से यूएन संभालेगा। तो यूएन ने कहा, अब यूएन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन के पास फिलिस्तीन का मुद्दा आया तो ठीक है, यूएन ने ले लिया। अब जैसे ही यूएन के पास मुद्दा आया तो ये इंटरनेशनल मुद्दा था। इंटरनेशनल मुद्दा जब ये बना तो यूएन को तो रेजोल्यूशन सुनाना है, कैसे सुनाएगा, जनरल कंसेंसस लिया जाएगा, सबसे बातचीत की जाएगी, जितने भी ग्लोबल लीडर्स हैं उनसे बातचीत की जाएगी। तो ग्लोबल लेवल पर एक कमिटी बनी, है ना, जिसको हम फलस्तीन कमेटी बोलते हैं, एग्जैक्टली नाम मैं भूल रहा हूं, मैं यहां पर लिख दूंगा, इस पे आपके सामने आ जाएगा। तो एक कमेटी बनी जिसमें 11 मेंबर से, भारत भी उसका एक हिस्सा था। हालांकि 1945 में भारत अभी आजाद नहीं हुआ, लेकिन भारत मैं ब्रिटेन की बात नहीं कर रहा, भारत भी उसका एक हिस्सा था। तो जब ये कमेटी बनती है वहां पर तो एक वोटिंग होती है, दो तरीके के प्रपोजल सामने आते हैं और प्रपोजल में यह था कि क्या फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांट दिया जाए कि जहां तक यहूदी आ चुके हैं वो इलाका यहूदियों को ही परमानेंटली दे दिया जाए, पहला।
दूसरा ये कहा गया कि नहीं नहीं, यहूदी यहां पर सिर्फ इस नाम से आ रहे हैं, इस कारण से आ रहे हैं क्योंकि वहां पर उनका एक टेंपल माउंट है, जायोन है, जिसको बाइबल में उन्हें कहा गया है कि ये उनका उनका टेंपल है, कि तो अगर आपको वर्शिप करनी है तो आपको यहां पर वर्शिप करने आने का अधिकार है, लेकिन आप यहां पर अपना देश नहीं बसा सकते हो। दूसरा प्रपोजल रहता है कि यूनिफाइड फलस्तीन को रहने दो, फलस्तीन को एक ही रहने दो, इजराइल यहूदियों को यहां पर आने की परमिशन दे दो कि वो यहां पर आकर के पूजा पाठ तो कर ही सकते हैं। तो या तो ये 2 नेशन थ्योरी चलेगी या तो 1 नेशन थ्योरी चलेगी। इसके ऊपर वोटिंग हुई। भारत का जो पक्ष था वो ये था कि 2 नेशंस में डिवाइड ना किया जाए, एक ही नेशन रखा जाए, लेकिन दुनिया की दूसरी 2 बड़ी ताकतें थी, बिग पावर्स थी, उन्होंने कहा नहीं, 2 देशों में बांट दिया जाना चाहिए। तो 1947 में वहां पर वोटिंग हुई, और वोटिंग हुई तो यूएन के अंदर वोटिंग में फैसला आया कि 2 नेशंस में इसको बांट देंगे, और जो यहूदियों का एरिया है उसको डिमार्केट कर देंगे, वो एरिया को यहूदी अपने नाम से बसा लें, इजराइल बसा लें, और जो दूसरा एरिया वो फिलिस्तीन बन जाएगा, फिलिस्तीन उसको अपने नाम पे बसा लें, अपना देश बना ले। जब ये हुआ और ये रेजोल्यूशन यूएन में पास हुआ तो 1948 में 1948 में, अब क्योंकि अमेरिका तो हमेशा से इजराइल और यहूदियों के साथ है, रीजन मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि वो बैकिंग है उनकी बहुत तगड़ी वाली, हमेशा से उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन को फ्यूल करते हुए आए हैं यहूदी, पूरे यूरोप को सपोर्ट करते हुए आए हैं, तो पूरे यूरोप और अमेरिकन का अब बनता है कि वो इनकी मदद करेंगे। तो इजराइलियों को, मतलब यहूदियों को बहुत ज्यादा पैसा, फंडिंग, सपोर्ट, मदद सब कुछ दिया गया 1947 में, तुरंत जब ये रेजोल्यूशन पास हुआ यूएन में, और 1948 में ही इजराइल यहूदियों ने दुनिया भर के उस फंड और सपोर्ट की मदद से 1948 में ही अपना एक देश बसा लिया जिसको कहा गया इजराइल। यूएन में रेजोल्यूशन पास हुआ और अगले ही साल इजराइल नाम का देश धरती पर पैदा हो गया, अगले ही साल। तो अब आपको लगेगा जब 2 नेशन थ्योरी हो ही गई तो एक अगर इजराइल बन गया तो दूसरा वाला फिलिस्तीन बन जाता। लेकिन जो अरब्स थे उनको किसी भी तरीके की इंटरनेशनल बैकिंग नहीं थी, उनको किसी अमेरिका ने सपोर्ट नहीं किया, उनके पास कोई यूरोप का सपोर्ट नहीं था, उनके तो आसपास वालों का भी बहुत ज्यादा खुला सपोर्ट और समर्थन नहीं था इस तरीके का जैसा अमेरिका ने यहूदियों को दिखाया था। इसलिए फिलिस्तीन एक देश के तौर पर नहीं बन पाया 1948 में, या उसके बाद कभी भी, या शायद अभी भी वो एक देश कभी बन ही नहीं पाया, क्योंकि अरब उसको एक देश के तौर पर कभी बना ही नहीं पाए। लेकिन 1948 में एक देश पैदा हुआ था इजराइल नाम का। लेकिन जब एक देश बना है, और कहां की जमीन लेकर के बना, अरब के बीच की एक जमीन लेकर के बना है, मुस्लिम राष्ट्रों के बीच की जमीन लेकर के 1948 में एक देश धरती पर पैदा हो गया है, तो आसपास के देशों को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो उन सब देशों ने 1948 में ही तुरंत इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया, और यह था पहला अरब इजरायली वॉर 1948 में। लेकिन एज वी ऑल नो, इजराइल के पास तो फिर पूरा बैकिंग है अमेरिका की, तो अमेरिका तो फिर दुनिया के पापा की तरह अपने आप को रखते हैं और है भी सुपर पावर, तो अमेरिका की बैकिंग से इजराइल ने उसी टाइम पर, क्योंकि यहूदी अपने आप में भी पावरफुल थे, पैसे वाले भी थे, इन्फ्लुएंशियल भी थे, अमेरिका का पूरा सपोर्ट है, तो उन्होंने फिर आसपास के सारे देशों को उस पहले अरब इजरायली वॉर में 1948 में हरा दिया। खैर, अब जब सारा ये मामला हुआ और इजराइल ने पैदा होते ही अपने पहले ही साल में आसपास के सारे अरब देशों को हरा दिया, तो आसपास के वो जो देश हैं जो हारे हैं उनको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, तो आप सब अपने आप समझ सकते हो। ऑब्वियसली बुरा लगा होगा। हर देश के अंदर आसपास के कुछ रेजिस्टेंस ग्रुप पैदा हो गए जो इजराइल का विरोध करने लगे तुरंत। अब इंडिपेंडेंटली वो देश और उनके अंदर के वो जो छोटे छोटे गुट बनने शुरू हुए थे, वो डायरेक्टली तो इजराइल का कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, लेकिन छोटी मोटी हरकतें हमेशा हर टाइम पर करते रहते थे। टाइम धीरे धीरे करके निकलता गया, आगे जाकर के 1964 का साल आता है जब ये सारे गुट मिलकर के, अब इन्होंने सोचा कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो ये देश इजराइल यहाँ पर ऐसे ही हमें परेशान करेगा और अपना एरिया बढ़ाता रहेगा, क्योंकि लगातार इजराइल का ऑक्यूपेशन उस एरिया में चलता जा रहा है। 1964 में क्या हुआ, जितने भी ये एरियाज थे, आसपास के देश थे, और आसपास के देशों में है कौन, आसपास के देशों में लेबनान है, आसपास के देशों में जॉर्डन है, इजिप्ट है, सीरिया है, इराक है, ईरान तो खैर काफी दूर पड़ता है, ईरान का तो कोई वहां पर इस तरीके का योगदान है नहीं, लेकिन आसपास के जितने भी देश बनते हैं इन सब के अंदर छोटे छोटे गुट जो बने हुए थे, जो इजराइल का विरोध करते थे, वो सारे गुट इकट्ठे हो गए। ईयर था 1964, और इन सब छोटे छोटे गुटों ने मिलकर के एक बड़ी ग्रैंड ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा इन्होंने PLO, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इस ऑर्गेनाइजेशन को, PLO को, एक ठेका दिया गया कि अब तुम इजराइल से लड़ोगे, और तुम, नाम क्या है, पैलेस्टीन लिबरेशन, तुम पैलेस्टीन को लिबरेट करोगे, आजाद करोगे। किससे आजाद करोगे? आजाद करोगे तुम पैलेस्टीन को इजराइलियों से, तुम यहूदियों से आजाद करोगे इस पूरे लैंड को। मतलब लड़ाई करनी है, लड़ाई करनी है तो लड़ते हैं। फिर लड़ाई करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कौन देगा? तो पैसा ये सब देश देंगे, लेबनान देगा, जॉर्डन देगा, इजिप्ट देगा, या सीरिया देगा, या इराक देगा, सब देंगे, क्योंकि सब इन सब सारे के सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, और इनमें से कोई भी यहूदियों को पसंद नहीं करता कि अपने बीच में आकर के ये बैठ गए और जगह लेकर के बैठ गए हैं। तो PLO की फंडिंग हुई, PLO ने लगातार लड़ाई लड़ी। 1964 में जब वो अस्तित्व में आया, उसके बाद 1967 में एक युद्ध हुआ। युद्ध की तैयारियां चल रही थी आसपास के सारे देशों में, लेकिन वाकया कुछ ऐसा है कि जॉर्डन, सीरिया, इराक,
इजिप्ट, ये सब लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इजराइल का खुफिया तंत्र हमेशा से इतना मजबूत रहा है, उनके अपने कारणों से भी और अमेरिका की बैकिंग के कारण से भी, कि उन्हें युद्ध, ये अटैक होगा इस बात का पहले ही पता चल गया। और अटैक जॉर्डन, सीरिया, इराक, इजिप्ट कर पाते या लेबनान कर पाता, उससे पहले वापस प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके इजराइल ने इन सब देशों को अटैक करने से पहले ही हरा दिया। उनका एरिया बहुत सारा अपने कब्जे में कर लिया, और अपना एरिया एक तरीके से अगर कहा जाए, जो 1948 में इजराइल बना था और जो 1967 के युद्ध के बाद वो बना, वो एरिया में 200% से भी ज्यादा का अंतर था। इजराइल ने एक एक्स्ट्रा टेरिटरी इन सबसे ले ली। बाद में कुछ और एग्रीमेंट्स हुए, फिर एक 1973 का वॉर हुआ जिसका योम किपुर वॉर उसको कहा जाता है, इजराइलियों का पवित्र दिवस कहलाता है। और उसी की एक तरीके की एनिवर्सरी चल रही थी 7 अक्टूबर 2023 को, जब पिछले साल हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था, 1200 लोगों को कथित तौर पर मारा था, जिसका बदला आज तक ले रहा है, 41,000 से ज्यादा लोगों को मार चुका है। खैर, इस बात को छोड़ते हैं। तो धीरे धीरे करके टाइम आगे बढ़ता गया। जब ये टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, तो अगर मैं इसको और आगे फास्ट फॉरवर्ड करूं, 1993 ईयर आता है, और वहां पर आकर के अब इजराइल को लगा कि पीएलओ एकमात्र वो संस्था है जो मेरे साथ लड़ रही है लगातार और मुझे परेशान कर रही है। हालांकि अब तक कुछ और एक्टर्स भी आ चुके हैं। हमास अस्तित्व में आ चुका है 1987 में, हिजबुल्लाह अस्तित्व में आ चुका है 1982 में। मैं इनकी भी कहानी अभी बीच में इंट्रोड्यूस करूंगा, लेकिन 1993 पर आते हैं। 3 एक्टर्स के हाथ वो लड़ रहा था। हमास अभी बहुत छोटी सी यंग स्टेज में है, 1987 में पैदा हुआ था। हिजबुल्लाह अभी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं है, हालांकि एक दो युद्ध लड़ चुका था, 1982 में पैदा हुआ था। पीएलओ एक बड़ी ग्रैंड ऑर्गेनाइजेशन थी, तो इजराइल को लगा कि अगर मैंने पीएलओ को न्यूट्रलाइज कर देता हूं, अगर इसका इफेक्ट कम कर देता हूं, तो कोई बड़ा एक्टर नहीं बचेगा मेरे साथ लड़ने के लिए। और 1993 में नॉर्वे के ओस्लो शहर में इजराइल ने पीएलओ के जो लीडर थे नासिर अराफात, उनके साथ एक मीटिंग की और कुछ शर्तों को या कुछ इंसेंटिव्स को दे करके उनको इस बात पर राजी कर लिया कि अब पीएलओ, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अब इजराइल के साथ नहीं लड़ेगी। मतलब वो संगठन जो बना ही 1964 में इस चीज के लिए था कि पैलेस्टीन के उस एरिया को इजराइलियों से आजाद करवाएगा, इजराइल का नामो निशान मिटाएगा, 1993 तक आते आते वो ऑर्गेनाइजेशन, वो संस्था ये मान चुकी है कि अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब जब आप ऐसा कुछ करोगे ही नहीं, जब आप इजराइलियों के साथ लड़ोगे ही नहीं, तो फिर आपका लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन होने का क्या फायदा? फिर तो आपको अपना नाम बदलना पड़ेगा। तो नाम बदलना पड़ा। तो पीएलओ ने 1993 के ओस्लो अकॉर्ड्स के बाद अपना नाम बदल करके रख लिया पीए, जिसका नाम रखा पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। उसके बाद से वो एक्टर ने इजराइल के साथ युद्ध करना बंद कर दिया। अब कौन बचा? अब उन दो पर आते हैं, हिजबुल्ला कहां से आया। अब उस पर आते हैं कि ये हमास कहां से आया। जब ये सारा टाइम चल रहा था 1964 और के बाद 67 में युद्ध हुआ, उसके बाद 73 में युद्ध हुआ, यहां तक आते आते, और ये पीएलओ कहां पर, पीपल्स, ये पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये बेस्ड कहां पर थी? लेबनान के अंदर बेस्ड थी। ये बेसिकली एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन थी, क्योंकि सुन्नी मेजोरिटी वाले एरियाज हैं आसपास के, तो सुन्नी मुस्लिम्स की डोमिनेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन थी, लेबनान में बेस्ड थी, और वहां से ऑपरेट करती थी इजराइल को अटैक करने के लिए, इजराइल को परेशान करने के लिए। इनके बीच में एक युद्ध हुआ 1982 में, इजराइल और पीएलओ के बीच में, और इजराइल ने लेबनान के अंदर घुस करके पीएलओ को पीटा और पीएलओ को वहां से बाहर निकाल दिया। अब जब पीएलओ लेबनान से 1982 में बाहर निकल गया, बाहर निकल के पहुंचा टुनीशिया में जाकर के अपना कुछ हेड ऑफिस वगैरह इन्होंने बनाया था उसके बाद, तो एक तरीके से आप देखेंगे कि वहां पर पीएलओ तो चला गया लेबनान से, तो लेबनान में तो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। वैक्यूम जब क्रिएट हुआ, एक वॉइड, जब एक खालीपन जब क्रिएट हुआ, तो अब खाली जगह को कोई ना कोई तो ऑक्यूपाई करेगा। इस पूरे गल्फ एरिया में एक देश ऐसा है जिसने अभी तक कोई रोल प्ले नहीं किया है, जो बिल्कुल भी अभी तक आया ही नहीं है इस पूरी पिक्चर में, और वो है ईरान। ईरान अभी तक इस पूरी पिक्चर में बिल्कुल नहीं आया, और ना आने का एक बहुत ही सॉलिड सा रीजन है, क्योंकि 1979 तक ईरान के अंदर जो रूलर थे, जो शासक थे, रजा शाह पहलवी डायनेस्टी वहां पर चल रही थी एक तरीके से, वो सब लोग अमेरिका के एक तरीके से इशारे पर काम करते थे। जैसा अमेरिका था, अमेरिका कहता था, वो वैसा काम करते थे। तो क्योंकि ये अमेरिका के कहने पर काम करते थे, अमेरिका इजराइल को पसंद करता है, तो कोई कारण ही नहीं बनता कि ईरान कभी इजराइल का विरोध करता। लेकिन 1979 में ईरान में एक रेवोल्यूशन होता है, इस्लामिक रेवोल्यूशन होता है, और वहां पर रजा शाह पहलवी का तख्ता पलट होता है, और उसके बाद वहां पर एक इस्लामिक सरकार बनती है आयतुल्लाह खामेनी की। उसके बाद वहां पर एक इस्लामिक शासन, थियोक्रेटिक शासन की शुरुआत होती है। अमेरिका का विरोध किया जाता है, अमेरिकन एम्बेसी से कुछ लोगों को अगवा कर लिया जाता है, किडनैप या अब्डक्ट कर लिया जाता है, और लगभग 440 दिनों तक उनको बंदवाई बोलते हैं, वो बना करके रखा जाता है लगातार। और अमेरिका के और ईरान के संबंध एकदम से बहुत खराब हो जाते हैं, जो आज तक उतने ही खराब हैं। वो ईरान जो कुछ भी नहीं करता था अमेरिका से पूछे बिना 1979 तक,
वो ईरान एकदम से अमेरिका के इतने खिलाफ हो जाता है एक रिजीम चेंज की वजह से कि अमेरिकी नागरिकों को 1 साल से ज्यादा लंबे टाइम तक बंदी बना करके अपनी जेलों में रखता है। उसके बाद फिर कुछ और देशों की बीच में उन्होंने सेटलमेंट कराई, उसके बाद उनको छोड़ा गया। तो रिलेशन बहुत खराब है। इस कारण से आज भी अमेरिका की और ईरान की कभी नहीं बनती है और नियर फ्यूचर में ऐसा लग भी नहीं रहा कि बन पाएगी। तो ईरान को अब लगा, और ईरान अपने आप में एक शिया डोमिनेटेड कंट्री है। अभी तक जो शासन जो चल रहा है, जिस तरीके की लड़ाई चल रही है, सब सुन्नी डोमिनेटेड लोग कर रहे हैं। ईरान को अब 2 तरीके का वैक्यूम मिला। एक तो ये कि अभी तक कुछ कर नहीं पाया था, अब कुछ करके दिखाना है, इस पूरे एरिया में अपना वर्चस्व फैलाना है फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। और दूसरा ये कि अभी तक जो भी कुछ किया है वो सुन्नी डोमिनेटेड गुटों ने किया है, शियाओं का तो अभी तक कहीं पर नाम ही नहीं है। तो इसलिए इस लिहाज से भी कुछ करना है, उस पूरे एरिया में अपनी एक पैठ बनानी है, अपना एक वर्चस्व कायम करना है। तो लेबनान में पीएलओ के भाग जाने से, टुनीशिया चले जाने से जो एक वॉइड क्रिएट हुआ था, उस वॉइड को, उसका फायदा उठाया यहां पर ईरान ने, और ईरान ने अपनी मदद से लेबनान के अंदर एक गुट बनाया, पैदा किया, जिसका नाम रखा हिजबुल्लाह 1982। हिजबुल्लाह जो शब्द है उसका मतलब होता है पार्टी ऑफ गॉड। ये एक शिया लोगों का गुट था, जो शिया आज तक एक तरीके से डोमिनेट हुए थे लेबनान के अंदर, जिनके ऊपर एक तरीके से क्रिश्चियंस का और सुन्नियों का एक शासन चलता था। तो वो शियाओं ने मिलकर के एक गुट बनाया जिसका नाम रखा गया हिजबुल्लाह। उनको सारी फंडिंग, बैकिंग, सपोर्ट, वेपन सब कुछ कहां से मिले? ईरान से। ईयर था 1982। यहां से हिजबुल्लाह बना। हिजबुल्लाह ने बनते ही लड़ाई करनी शुरू कर दी इसराइल के साथ, क्योंकि पीएलओ यहां से जा चुका है। आगे जाकर के पीएलओ ने लड़ाई करनी भी बंद कर दी और लगातार ये वॉर अब चलती रहेगी, जो हिजबुल्लाह आज भी हरकत में है। और इसी हिजबुल्लाह के नसरल्लाह को हसन नसरल्लाह, और हसन नसरल्लाह वही व्यक्ति है जिसने 1982 में पहली बार हिजबुल्लाह के बनने के टाइम पर उसकी कमान संभाली थी। 1982 से लेकर आज तक हसन नसरल्लाह ही हिजबुल्लाह का एकमात्र चीफ था जो उसको चला रहा था तब से लेकर अब तक। अब बीते कुछ दिनों में आपने खबर सुनी ही होगी कि इजराइल ने उनका काम तमाम कर दिया, मार दिया है उनको, जिसके रिटेलिएशन में ईरान ने अटैक किया है, क्योंकि सब कुछ ईरान की ही बैकिंग से चल रहा था, ईरान के ही कहने से चल रहा था। यार ये तो एक क्रिएट हुआ कि हिजबुल्लाह कहां से आया। अब साथ साथ हमास को भी पैदा कर लेते हैं कि हमास कहां से आया। देखिए, पीएलओ तो चला गया है टुनीशिया, लेबनान में आ गया है हिजबुल्लाह। फिलिस्तीन वाला जो एरिया है जहां पर लगातार यहूदी आते जा रहे हैं, इजराइल के बनने के बाद भी सेटलमेंट बढ़ा रहे हैं और वहां पर एक तरीके से अपनी उनकी एट्रोसिटीज, उनके अत्याचार चल रहे हैं। एरिया फिलिस्तीनियों का, जो पैलेस्टीन के जो वहां के नेटिव लोग हैं, उनका तो एरिया कम ही होता जा रहा है लगातार। गाजा पट्टी में आकर के सिमट गए, छोटा सा एरिया में आकर के सिमट गए। पहले सब कुछ उन्हीं का हुआ करता था। तो उन फिलिस्तीनियों ने पहली बार इस बात को फील किया, और पीएलओ के लोगों ने वहां पर फिलिस्तीन में आकर के ये बात एक तरीके से भड़काई। पीएलओ जो टुनीशिया में था, उसके लोगों ने यहां पर आकर के वो बात और वहां के नागरिकों को भड़काया कि देखो यहां पर तो हिजबुल्लाह आ गया है और हम तो बट गए हैं, डिवाइड हो गया है, और अब शायद हमारा जो रेजिस्टेंस चल रहा है ये भी लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगा, कुछ तो नया करना पड़ेगा। तो वही पीएलओ जो पहले वहां से भाग करके कहीं और चला गया, और वहां पर अब वो वापस आए, और इस गाजा पट्टी में ये एरिया पहले बड़ा हुआ करता था थोड़ा सा लेकिन वापस आकर के और फिलिस्तीनियों वाले इलाके में आकर के कुछ लोकल नेटिव फिलिस्तीनों को उन्होंने भड़काया या उकसाया, या ये कहा जाए कि अपनी आजादी के लिए मोटिवेट किया। और वहां से कुछ नए नवयुवक निकले, हर जगह पर होते हैं जोशीले लोग, तो वहां से भी निकले। और 1987 में वहां पर फिर एक गुट बना जिसने पहली बार इजराइल के विरोध में, इजराइल के खिलाफ एक आंदोलन चलाया या एक लड़ाई चलाई। इस घटना को फर्स्ट इंतिफादा के नाम से भी कहा जाता है। इंतिफादा मतलब एक अपराइजिंग, एक अरबिक शब्द है। 1987 में, जहां पर पहली बार, इससे पहले इजराइल के साथ युद्ध बहुत सारे हुए हैं, लेकिन वो युद्ध आसपास के देशों ने किए थे। पहली बार फिलिस्तीनियों ने जो युद्ध लड़ा था इजराइल के साथ, वो 1987 का था, जहां पर ये युद्ध हुआ है 1987 में। खैर, और ये जो गुट बना था, इसी गुट का नाम है हमास। तो अब फिलिस्तीनियों ने, नेटिव फिलिस्तीनियों ने जिनको डिस्प्लेस किया गया है इजराइल के द्वारा, उनका एक ग्रुप बना हमास। लेबनान में एक ग्रुप बना हिजबुल्लाह, जो कि ईरान की बैकिंग से बना। और इजराइल तो पैदा पहले हो ही चुका है। पीएलओ था, लेकिन पीएलओ 1993 में बंद कर देगा अपनी सारी चीजों को। अब आपको इनके समीकरण समझ में आ रहे होंगे, और ये युद्ध लगातार तब से चलता ही जा रहा है। कभी हिजबुल्लाह की और इजराइल की लड़ाई होती है, हमास के साथ तो जो इजराइल की वॉर है वो चलती ही जा रही है लगातार। पैलेस्टीन और इजराइल के बारे में आपने कॉन्फ्लिक्ट के बारे में लंबे समय से सुना होगा। ये चलता ही जा रहा है, चलता ही रहेगा, क्योंकि लगातार ना इजराइल मानता है किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को। फिलिस्तीन जो नेटिव लोग हैं वो तो परेशान है ही, क्योंकि उनका तो उनसे छीना ही गया है सब कुछ एक तरीके से। एंड देयर इज नो सॉल्यूशन टू दिस। 1993 के बाद भी हालात ऐसे, बहुत सारे युद्ध हुए, नहीं हुए। नाउ वी कैन कम टू दिस पार्ट। पिछले साल क्या हुआ, मैं आपको बिल्कुल रिसेंट इवेंट पर ले आता हूं, क्योंकि मेरा जो ये वीडियो बनाने का मोटिव था वो आपको ये 2-3 ऑर्गेनाइजेशन का और इजराइल के पैदा होने की कहानी थी, वो तो मैं करवा ही चुका हूं यहां पर। तो फास्ट फॉरवर्ड मोड में 2023 7 अक्टूबर 2023 हमास ने अटैक किया, बहुत ही ब्रूटल अटैक किया इजराइल के ऊपर, जिसका आप सबको पता है 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे गए थे। और इजराइल अपने लोगों की मौत का बदला लेता है या अपने ऊपर हुए हर अटैक का बदला लेता है, ऐसा इजराइल की वॉर डॉक्ट्रिन्स जो है उनके ऊपर, उनके अंदर लिखा हुआ है साफ साफ।
इसराइल ने अगले ही दिन अटैक कर दिया वापस हमास के ऊपर, या कहें कि पूरी गाजा पट्टी के ऊपर, जिसके फलस्वरूप पिछले एक साल में अब तक 41,000 पैलेस्तीनियों की, हमास की नहीं बात करें, पैलेस्तीनियों की मतलब सिविलियंस की जाने जा चुकी हैं, जिसमें मैक्सिमम या तो बच्चे हैं या तो फिर महिलाएं हैं जो मर चुके हैं, और लाखों लोग विकलांग हो चुके हैं, अपना घर बार उनको छोड़ना पड़ा है। पूरी 2.3 मिलियन पॉपुलेशन है, मतलब 23 लाख के आसपास लोग वहां पर रहते हैं पूरी गाजा पट्टी में। शायद ही किसी के पास कोई अच्छी जगह बची हो रहने के लिए, लगभग सब कुछ वहां पर डिवास्टेशन के कगार पर जा चुका है। और हम जिस तरीके के समाज की कल्पना करते हैं, जैसी सोसाइटी में हम रह रहे हैं आज के डेट में, हम अपने लिए मॉडर्न चीज़ों को देख रहे हैं, हम भारत में बैठ करके AI के यूज को देख रहे हैं, अलग अलग तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं। दुनिया का एक कोना ऐसा है जहां पर पानी, खाना, दवाइयाँ, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कुछ भी नहीं मिल रहा है वहां पर लोगों को। एंड दिस इंटरनेशनल कम्युनिटी इज वॉचिंग, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि क्लाइमेट चेंज में ये कर देंगे और वो कर देंगे, वो सब देख रहे हैं और कोई कुछ कर नहीं रहा है। तो एक चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी एक टाइम पर, जो ऐसे माहौल में बिल्कुल सच होती हुई नजर आती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो ताकतवर होगा ना वही बचेगा। वो फिलिस्तीन वालों के पास शायद आज वो ताकत नहीं है कि वो इजराइल से लड़ सके, और मैं किसी कोर्स को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, क्योंकि इजराइल के पास अमेरिका की ताकत है तो वो आज अपनी हर हत्या को जस्टिफाई कर सकता है। क्योंकि शायद फिलिस्तीनियों के पास वो ताकत नहीं है तो वो शायद अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पा रहे। ईरान के पास ताकत है, दम रखता है ईरान, इसीलिए उसने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। अब इजराइल के पास भी ताकत है, बैकिंग है, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा अटैक सोच रहा है कि ईरान के ऊपर करेगा। और अगर होता है, अब हमारे न्यूज चैनल वालों की बातें हैं तो फिर वो तो गजब लेवल पे बातें करते हैं, बहकी हुई सी तीसरा वर्ल्ड वॉर हो जाएगा और ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर ऐसी कोई बात आप कहीं पर सुनते हैं तो इन बातों को इमेच्योर समझ करके आप डिसरिगार्ड कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी वर्ल्ड पावर्स हैं, अमेरिका, चाइना, रशिया या यूरोपियन कंट्रीज या इवन फॉर दैट मैटर इंडिया, वी ऑल नो ये सब लड़ाइयां चल रही हैं, चलती रहेंगी। उस लेवल पे नुकसान वहां पर हो रहा है, लेकिन जब तक इन बड़ी सुपर पावर्स का अपना नुकसान नहीं है, जब तक ये युद्ध को चलने देंगे। जिस दिन इनके अपने ऊपर बात आ जाएगी, किसी भी युद्ध को ये कहीं पर भी रुकवा देंगे। चाइना तब तक इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक उसका कोई वो नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अमेरिका को फर्क नहीं पड़ रहा, अमेरिका को सिर्फ अपने हथियार बेचने, और वो बेच रहा है वहां पर अपने हथियार लगातार, इसलिए वो उस युद्ध को चाहता है कि वो चलता रहे, इसलिए वो इजराइल को रोकता भी नहीं है कि ये युद्ध रुक जाए, और बहुत ज्यादा एक्टिव एफर्ट्स वहां पर नहीं दिखाए जाते हैं। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है कि अमेरिका बीच में इंटरफेयर करेगा, ईरान करेगा, चाइना करेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कुछ लेवल पर एस्केलेशन होगा, इजराइल रिटेलिएट करेगा, ईरान उसका जवाब देगा, बाद में जाकर के कुछ मीटिंग्स होंगी, गैदरिंग्स होंगी, और इस मुद्दे को कुछ हद तक धीरे धीरे करके वो कर दिया जाएगा। छोटे मोटे वो अटैक यहाँ वहां पर चलते रहेंगे। हाँ, इस टाइम पर मिडल ईस्ट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, और आने वाले कुछ टाइम में ये डिस्टर्ब रह सकता है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपका सपोर्ट और समर्थन मिला तो मैं इससे रिलेटेड जो बाकी एंगल्स हैं कि इजराइल और ईरान, या ईरान का इतिहास क्या है, लेबनान की जो जनता है उसका इतिहास क्या है, या सीरिया के अंदर के हालात क्या हैं, अगर आपका सपोर्ट मिला तो मैं इन सब चीज़ों के ऊपर भी ऐसे ही कुछ डिटेल वीडियोस बनाऊंगा। इसमें इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टाटा बाय बाय।